डियर फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश रहस्य में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे एन एलर्जी रिटन इन अ कंट्री चार्ट, जिसे कंपोज किया है टॉमस ग्रे ने। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं एलर्जी क्या है। एलर्जी एन एलर्जी इज़ अ सॉन्ग विच इज़ संग ऑन द डेथ ऑफ समवन नियर एंड डियर। किसी बहुत करीबी और प्रिय की मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत शोक गीत कहलाता है। तो ये हमारी पोयम एक शोक गीत है। चलिए अब जानते हैं हमारी पोएम की बैकग्राउंड को, जो इस प्रकार है। हमारी पोएम की जो बैकग्राउंड है वो कुछ इस तरह से है कि हमारे कवि चर्च के पिछले हिस्से में, जिसे चर्च यार्ड कहते हैं, कब्रिस्तान कहते हैं, वहाँ खड़े हुए हैं और वहाँ गरीब गांव वालों की कब्रों को देख करके दुखी होते हैं। वो सोचते हैं कि ये गरीब गांव वाले जो काफ़ी योग्यता को रखते होंगे, किंतु गरीबी और अवसर ना मिलने की वजह से ये जीवन में नाम और प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाए। और ऐसा सोचते सोचते उनके विचार इतनी गहराई तक चले जाते हैं कि वो ये सोचने लगते हैं कि चाहे कोई अमीर है या फिर गरीब है, सबका अंत एक ही है और वो है मृत्यु। और वो पोएम के अंत में कहते भी हैं कि चाहे कोई शक्तिशाली है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अंत में सबको मिट्टी में मिल जाना है, मतलब मृत्यु की गोद में सो जाना है। यही बैकग्राउंड है हमारी इस पोएम की। चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट स्टैंजा की ओर। द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। कर्फ्यू शाम के समय में चर्च में बजने वाली घंटी। टोल्स रिंग्स, शाम के समय में चर्च में घंटियां बजती हैं, मतलब कि चर्च की घंटियां ये बता देती हैं कि शाम हो गई है। द नेल फनरल बेल मृत्यु के समय बजाई जाने वाली घंटी। ऑफ पार्टिंग डे, डिपार्टिंग वे, विदा होता हुआ दिन, यानी विदा होते हुए दिन की अंतिम घंटी, यानी विदा होते हुए दिन का संकेत। कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि शाम के समय में चर्च की घंटियां ये बताती हैं कि शाम हो गई है और इस बात का ये संकेत है कि दिन की समाप्ति भी हो गई है। द लॉइंग क्राइंग, चिल्लाते हुए, रंभाते हुए। हर्ड, पशुओं का झुंड। वाइंड, मूव, गति करता है, आगे बढ़ता है। स्लोली, धीरे धीरे। ओवर द ली ग्रासलैंड, रंभाते हुए पशुओं का झुंड धीरे धीरे चारागाह से चलता है। आप जानते हैं कि सुबह में पशु जंगल में जाते हैं और जब शाम हो जाती है वो तब लौटते हैं। मतलब यहाँ इवनिंग का वर्णन, शाम का वर्णन कवि कर रहे हैं। द प्लोमैन, फार्मर। होमवर्ड, घर की ओर। प्लॉड्स, वॉक्स, चलता है। हिज वेरी वे, वेरी टायरिंग वे, मार्ग पर। वेरी वे, टायरिंग वे इसलिए क्योंकि किसान इतना थक गया है कि उसे रास्ता भी थका हुआ सा लगता है। इसलिए कवि कहते हैं कि किसान अपने थके हुए रास्ते पर घर की ओर चलता है या बढ़ता है। एंड लीव्स, और छोड़ता है। द वर्ल्ड, इस संसार को। टू डार्कनेस, अंधकार के लिए। एंड टू मी, और मेरे लिए। कवि का कहने का मतलब है कि जो घंटियां हैं वो भी बंद हो जाएंगी, पशुओं का जो झुंड है वो भी जा कर के सो जाएगा और किसान भी रात्रि में विश्राम करेगा। सिर्फ दो चीज़ें देखने को मिलेंगी इस संसार में रात्रि के समय। एक तो अंधियारा
और दूसरा जागता हुआ कवि। नाउ वी कम टू अवर नेक्स्ट स्टैंजा। beneath under rugged rough एम्स देवदार के वृक्ष, उन भद्दे देवदार के वृक्षों के नीचे, दैट यू ट्रीज शेड, उस सदाबहार के वृक्ष की छाया में, वेयर जहाँ रेजिज हीव्स, रेजिज हीव्स मतलब रेजिज, द टर्फ घास जड़ी मिट्टी, इन मैनी अ मोल्डरिंग हीप, मोल्डरिंग क्रम्बलिंग, हीप ढेर, उन भद्दे देवदार के वृक्षों के नीचे, उस सदाबहार के वृक्ष की छाया में, जहाँ घास जड़ी मिट्टी ऊपर उठ गई है और वो नीचे गिर कर एक रूप ले रही है, जो नीचे गिर गिर कर एक रूप ले रही है। मतलब जो कब्रों में दफन हैं गांव वाले, वो मिट्टी उनकी कब्रों पर गिरती रहती है। ईच प्रत्येक व्यक्ति, ईच विलेजर प्रत्येक गांव वाला, इन हिज नैरो स्मॉल संकरी तंग छोटी, सेल कोठरी मतलब ग्रेव कब्र, प्रत्येक गांव वाला अपनी छोटी कब्र में, एवर लेड हमेशा के लिए लेटा हुआ है। द रूड फोरफादर्स, रूड सिंपल, फोरफादर्स एंसेस्टर पूर्वज, द हैमलेट स्मॉल विलेज, स्लीप साधारण पूर्वज छोटे गांव के सोए हुए हैं। उन भद्दे देवदार के वृक्षों के नीचे, उस सदाबहार के वृक्ष की छाया में, जहाँ घास जड़ी मिट्टी उभर उभर कर ऊपर आ गई है और उससे मिट्टी गिर गिर के रूप लेती रहती है, इसी स्थान पर गांव का प्रत्येक व्यक्ति जो मर गया है, वो अपनी संकरी कोठरी में हमेशा के लिए लेटा हुआ है। और ये जो साधारण पूर्वज हैं, गांव वालों के जो साधारण पूर्वज हैं ऑफ द हैमलेट, छोटे से गांव के, स्लीप वो अपनी एटर्नल स्लीप में सोए हुए हैं, अपनी शाश्वत निद्रा में सोए हुए हैं। कहने का मतलब है कि ऐसी नींद में सोए हुए हैं जिससे वो अब कभी भी उठ नहीं पाएंगे। Now we come to our next stanza. The breezy call of incense breathing morn. Breezy windy हवादार, कॉल पुकार, इंसेंस ब्रीदिंग मधुर सुगंध, मोर सुबह। सुबह के समय सुगंधित हवा धीमे धीमे बह रही है। सुबह के समय सुगंधित हवा धीरे धीरे बह रही है। द स्वेलो अबाबिल नामक पक्षी, ट्विटरिंग चर्पिंग चहचहा रहे हैं, फ्रॉम द स्ट्रबिल्ड शेड, स्ट्रबिल्ड शेड घोंसले। सुबह के समय सुगंधित हवा धीमे धीमे बह रही है और अबाबिल नामक पक्षी अपने घोंसलों से निकल करके चहचहा रहे हैं। द कॉक्स श्रल क्लेरियन, श्रल हाय तेज, क्लेरियन बाग, और मुर्गा भी तेज बाग देता है। और द इकोइंग हॉर्न, इकोइंग रिजाउंडिंग, और शिकारी का भी जो हॉर्न है वो प्रतिध्वनित हो रहा है। देखिए सारे जितना भी ये वर्णन किया गया है, ये सारे ही कार्य सुबह में हो रहे हैं।
लेकिन no more shall rouse them from their lowly bed, कि कोई भी उन्हें, लवली बेड नीचे का बिस्तर मतलब कब्र, कि कोई भी उन्हें उनके नीचे के बिस्तर से उठा नहीं पाएगा। नीचे के बिस्तर से उठा नहीं पाएगा मतलब उनकी कब्रों से उन्हें कोई भी नहीं जगा पाएगा। ना तो सुगंधित मंद मंद बहती हुई हवा, ना ही अबाबिल पक्षियों की चहचहाना, और ना ही मुर्गे का तेज भाग, और ना ही शिकारी के हॉर्न की आवाज़। कोई भी किसी प्रकार की ध्वनि गांव वालों को उनकी कब्र से उठा नहीं पाएगी, क्योंकि वो अपनी शाश्वत निद्रा में सदा सदा के लिए सोए हुए हैं। चलिए अगला स्टेंजा देख लेते हैं। लेट नॉट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टॉयल। एम्बिशन एम्बिशस पर्सन, महत्वाकांक्षी लोग, मोक लाफ एट मजाक बनाना, देयर उनके, यूजफुल लाभदायक, टॉयल लेबर कठिन परिश्रम। महत्वाकांक्षी लोगों को गांव वालों के लाभदायक कठिन परिश्रम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देयर उनके, होमली सिंपल, जॉयस मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, उनके आनंद मनाने के साधन साधारण थे। एंड डेस्टिनी फेट नियति, ऑब्सक्योर नॉट वेल नोन अप्रसिद्ध, और उनके नियति में, उनकी नियति में प्रसिद्धि को प्राप्त करना नहीं था। नोर ग्रैंडर ग्रैंडर ग्रांड माइट रिच पर्सन, ग्रैंड माइट रिच पर्सन, हेयर विद अ डिसडेनफुल हेटफुल स्माइल मुस्कुराहट। अमीर शक्तिशाली लोगों को मुस्कुराहट, घृणात्मक मुस्कुराहट के साथ नहीं सुनना चाहिए। अमीर शक्तिशाली लोगों को घृणात्मक मुस्कुराहट के साथ नहीं सुनना चाहिए। क्या नहीं सुनना चाहिए? द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, गरीब लोगों के संक्षिप्त और साधारण जीवन के एनल्स रिकॉर्ड को। अमीर शक्तिशाली लोगों को गरीब लोगों के साधारण जीवन के लेखे जोखे को, संक्षिप्त और साधारण जीवन के लेखे जोखे को घृणात्मक मुस्कुराहट के साथ नहीं सुनना चाहिए। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट स्टेंजा। द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, प्राइड ऑफ नोबल बर्थ, उच्च कुल में जन्म लेने का घमंड। द पॉम्प ऑफ पावर, पॉम्प शो, शक्ति का दिखावा, उच्च कुल में जन्म लेने का घमंड, शक्ति का दिखावा। एंड ऑल दैट ब्यूटी, और वह समस्त सौंदर्य जो इस प्रकृति में व्याप्त है। ऑल दैट वेल्थ एवर गेव, और वो समस्त धन और संपत्ति जो ईश्वर ने इस संसार को प्रदान की है। अवेट्स, इंतज़ार करते हैं, अलाइक समान रूप से, द इनएविटेबल, इनएविटेबल सर्टेन आवर, इनएविटेबल आवर, द आवर ऑफ डेथ। ये सभी चीज़ें समान रूप से उस अवश्यम भावी क्षण का, मृत्यु के क्षण का समान रूप से इंतज़ार करते हैं। चाहे किसी ने बड़े परिवार में उच्च कुल में जन्म लिया हो, चाहे कोई कितना शक्तिशाली क्यों ना हो, चाहे कोई चीज़ कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, और चाहे कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो, सभी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इन द वेरी लास्ट लाइन he says, the paths of glory, paths, mark, way, the paths of glory lead but to the grave, lead go, ले जाना, lead करना, grave
कब्र। कितना भी शानदार रास्ता क्यों ना हो, कितनी भी शानदार जीवन यात्रा क्यों ना हो, सब जाते कब्र की ही ओर हैं। किसी का कितना भी शानदार जीवन क्यों ना रहा हो, लेकिन अंत में उसे मृत्यु की ही गोद में सोना है, कब्र को ही प्राप्त होना है। कवि के कहने का तात्पर्य है, चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों नहीं है, चाहे कोई कितना भी खूबसूरत क्यों नहीं है, चाहे कोई कितना भी धनवान क्यों नहीं है, सभी को अंत में मृत्यु की गोद में सो जाना है। इसीलिए किसी को भी घमंड नहीं करना चाहिए। थैंक्स अ लॉट। Thanks for watching. Please subscribe, like and share my videos, and don't forget to press the bell icon for the notifications over new videos.